मैं हूँ यूश कुमार अत्री और आपका स्वागत है अति स्टडी चैनल में। तो आज का हमारा 21 लेक्चर है, उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमां सुन ले, तेरा बस वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। तो कहने का मतलब कि अभी हमने कोई वर्क उतना हार्ड वर्क स्टार्ट हुई है, अभी उतना वो टाइम नहीं आया है, तो अपने टाइम पे सब कुछ होगा। तो हमें अपने एजुकेशन की स्टडी पे फोकस करना है। तो फर्स्ट हमें अपना जो पहला प्रीवियस लेक्चर था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। कल के लेक्चर में क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने उसके फीचर्स कवर किए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने कवर किया था उसके जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास फीचर्स के साथ साथ में हमारे पास कवर हुए थे ये जितने 10th फीचर थे हमने कवर किए थे। और साथ में कि क्या रिलेशन था हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो वो हमने दोबारा उसमें थोड़ा सा रिवाइज किया था। तो चलिए हम आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं कि आज का लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे है। तो जो जैसे कि हमारा जो मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट था आपका एक टॉपिक प्रीवियस टॉपिक आया था, उसके अंदर एक पॉइंट्स आया था, नहीं में हमने अच्छे से इसको कवर किया था। तो आज स्पेशल जो हमारा टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे है कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमारा कवर किया जाएगा मीनिंग क्या होता है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या चीजें, तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास जो हम बैंक अकाउंट होता है मीन्स उसमें क्या होता है कि उसको हम रिकॉन्सिलेट करते हैं। रिकॉन्सिलेट क्यों करते हैं कि हमारा जो कैश बुक है और हमारी जो पासबुक है उनकी जो उनमें हमारा जो बैलेंस है मैच नहीं होना, मतलब हमारी उसकी जो डिसएग्रीमेंट होना मीन्स बैंक की जो पास कैश बुक है उसमें जो एंट्री हुई है, तो और जो हमारे पास पासबुक है उसमें जो भी हमारी एंट्री है वो मैच नहीं हो रही, किसी कारण कॉज आ रहा है मीन्स वहां पे जो है हमारे बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी हमारी एंट्री हुई और डेट में मैच नहीं हो रही है, तो हम क्या है उससे डिसएग्री हैं कि कहने का मतलब कि हम उसमें एग्री नहीं है कि ये जो हमारा अमाउंट है ये इतना है या नहीं है। तो हमें उस चीज में डाउट है, एक किस्म का कहा जाए सिंपल वर्ड में डाउट है कि ये चीज एक्यूरेट नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाता है, बैंक क्या करता है रिकॉन्सिलेशन करता है मीन्स जितनी भी पहले की जो एंट्री की होती है उन स्टेटमेंट को दोबारा रीड करता है और उसमें से उन चीजों को ढूंढता है कि कहाँ पे किस चीज के कारण ये प्रॉब्लम आई है। तो इसको कहा जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है बाय द कस्टमर ऑफ बैंक शोइंग द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस एज पर हिज कैश बुक। तो जो हमारा क्या है उनके आपस में जो हमारी क्या है डिसएग्रीमेंट मीन्स हमारी जो आपसी सहमति नहीं बन रही है कि ये चीज हमारे भी ये चीज जो बुक में है इस कैश बुक में वो एक्यूरेट है या नहीं है एज ऑन द पर्टिकुलर डेट जो हमने डेट को दिया है। इट इज प्रिपेयर बिंग द कैश बुक बैलेंस इन द एग्रीमेंट। तो उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें कैश जो एग्रीमेंट है विद द बैलेंस एज पर द पासबुक, तो उसमें क्या करें जो हमारा वो नहीं हो रहा है तो उस कारण हम क्या करते हैं उस चीज को हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं। उस कारण हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं, तो उस चीज को रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है कि हमें रिकॉन्सिलेशन की हम दोनों की जो आपसी है वो डिसएग्रीमेंट है मीन्स वो चीजें मैच नहीं हो रही है, तो उस कारण हमें क्या करना पड़ता है रिकॉन्सिलेशन करना है। तो बैंक में कहने का मतलब कि बैंक जो अपना वर्क कर रहे हैं तो उस समय कोई भी स्टेटमेंट्स है उनकी कैश बुक और पासबुक के कारण मैच नहीं हो पा रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगी, जिस कारण वो टैली हो जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है, उस कारण उस चीज को रेक्टिफाई कर पाए। इन अदर वर्ड में कहा जाता है डेफिनेशन क्या है इसकी बैंक रिकॉन्सिलेशन की, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी सेम वही कह रही है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ लिस्ट इन विच the various items, मतलब एक लिस्ट है जो in which the various items that cause the difference between the bank balance as per cash book and passbook on any गिवन डेट और इंडिकेटेड। तो जो भी गिवन डेट है उसमें जो इंडिकेट है उसमें क्या हो रहा है हमारा वो डिफरेंस हो रहा है, कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है कुछ भी, तो वो डिफरेंस उस चीज को कहा जाता है हमारा रिकॉन्सिलेशन। उस केस में जो हमारा होगी तो हमें रिकॉन्सिलेशन करने की जरूरत पड़ती है, रिकॉन्सिलेशन होगी दोबारा हम उस चीज को उनकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उनको दोबारा रीजनरेट करते हैं, दोबारा उनको स्टडी करते हैं और देख चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट को क्या अमाउंट आया था, उन चीजों को देख के फिर हम उनसे वेरीफाई करके वो हम फॉल्ट को ढूंढते हैं, तो उसको बोला जाता है रिकॉन्सिलेशन। तो रिकॉन्सिलेशन क्यों होती है और क्यों
इसकी क्या जरूरत होती है, अब इसकी क्या नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या रहती है, वो तो होगी रिकॉन्सिलिएशन होती क्या, क्यों, किस कारण आती है, हमारा डिसएग्रीमेंट में होता है पासबुक और कैश बुक में, उस कारण रिकॉन्सिलिएशन होती है, कोई भी पर्टिकुलर डेट होगी। तो कहने का मतलब अब इसकी नीड क्यों जरूरत पड़ती है, तो नीड इसलिए है तो इसके पॉइंट्स दिए हुए। The error that might have taken place in the cash book in connection with bank transaction can be easily found। तो इसमें जो कोई भी एरर होगा, तो जो अगर हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं, तो जो भी एरर होगा, जो भी ट्रांजेक्शन और इसमें हमारी जो भी कैश बुक होगी, तो उसमें इजिली से उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स प्रिवेंट फॉल्ट। तो कहने का मतलब कि जो हमारी रेगुलर स्टेटमेंट होती है वो प्रिवेंट किसको करती है, फॉल्ट को ढूंढती है। हम रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं तो उससे हमारे जो फॉल्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो फॉल्ट हमारे उसमें नहीं आएंगे। उस कारण हमारा जो है स्टेटमेंट जो प्रोसेस है वो अच्छे से चलता रहेगा स्मूथली पे। नेक्स्ट क्या है, इट इनडायरेक्टली इम्पोज मॉरल चेक ऑन द अकाउंटिंग स्टॉक। तो उसको क्या है कि इनडायरेक्टली जो है इम्पोज कर देता है कि मॉरल चेक ऑन द अकाउंटिंग स्टॉक। तो उसको अकाउंटिंग स्टॉक पहले ही इसको रिकॉन्सिलिएशन में कर लेता है, क्योंकि पहले ही चेक कर लेता है फाइनेंस को स्टेटमेंट सबमिट करने से पहले। बाय द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन क्रेडिट चेक कैन बी डिटेक्टेड। और कभी कुछ क्या होता है कि रिकॉन्सिलिएशन करने से कि बैंक के जो अनक्रेडिट चेक होते हैं उसको भी डिटेक्ट कर देता है। स्टेप कैन बी टेकन फॉर देयर कलेक्शन। फिर उसे हम उसको स्टेप कर दे उससे कलेक्शन करके। इसका हम अगर हम जो रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है कि हमारे जो किसी चेक होते हैं उनमें हमें अनक्रेडिट हुए हो तो उस कंडीशन में वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं, जिस कारण हम उसको कलेक्ट करके फिर दोबारा उसको उस पर स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो ये हमारा नीड्स रहती है बैंक में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉज फॉर दियर डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो क्या कॉज रहते हैं हमारी जो जिस कारण हमें रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ती है कैश बुक और पासबुक के अंदर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया है हमारा प्रेजेंटेड पेमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में हो सकता है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। चेक डिपॉजिट किया है पर उसमें क्रेडिट नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू द बैंक। तो डायरेक्ट पेमेंट की जा रही है कस्टमर के बैंक में, तो उस केस में भी इसमें हमारा कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा, जिस कारण में रिकॉन्सिलिएशन करने की जरूरत पड़ जाती है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट बाय द बैंकर। तो अगर इंटरेस्ट हो डिपॉजिट किया गया क्रेडिट बाय द बैंकर के थ्रू, तो उस कंडीशन में भी हमारा बैलेंस डिफरेंस आता है। उसके बैंक चार्ज डिपॉजिट इन द पासबुक, तो इस कंडीशन में हमारा डिफरेंस आता है। चेक फेल ड्यू टू डिपॉजिट, तो डिपॉजिट, तो चेक फेल हो रहा है डिपॉजिट करने, तो तब भी हमारा क्या होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है उसके बैलेंस में। उसको रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक एंड पासबुक, उसके केस में भी हमारा क्या होता है डिफरेंस आता है कैश बुक एंड पासबुक पे। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ती है। ये थे कॉज की क्या कॉज आते हैं, और बड़े से कॉज हैं जो इसमें और भी आते हैं जो इसमें जिस कारण हमें रिकॉन्सिलिएशन करना ही पड़ती है। ठीक है, तो रिकॉन्सिलिएशन आपको समझ आना चाहिए और इसके कॉज भी बताना चाहिए और नीड क्यों होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। तो क्योंकि इसमें ये चीजें हमारी कॉज ये रहते हैं जिस कारण हमारा कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस। मेन आपका क्या है, डिसएग्रीमेंट होता है रिकॉन्सिलिएशन में किस चीज का, कैश बुक और पासबुक का। तो उसी कारण हमने इसकी कॉज भी पढ़ ली है कि ये कॉज होते हैं जिस कारण हमें रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ जाती है। और नीड पीछे भी हम पढ़ लें कि नीड मोस्टली जो नीड रहती है उस कारण रहती है। फिर अगर इनमें ये डिसएग्रीमेंट होता है कैश बुक और पासबुक में, तो वो क्यों होता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती है एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर्स इक्विटी अकाउंट्स। तो कहने का मतलब कि जो हमारे बिजनेस फर्म है, जो भी हमारी बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस में जो हमारे पार्टनरशिप है, कोई दूसरा अनदर पार्टनर है, तो उसमें क्या होगा, इक्विटी होगी, इक्वल होगा, तो इक्वल उनकी पार्टनरशिप होगी। तो अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप इज द सेम अकाउंटिंग फॉर द सोल प्रोडक्ट। जो बिजनेस होगा तो इक्वल होगा, सेम इक्वल लेवल पे होगा। ईच पार्टनर हैज सेपरेट कैपिटल अकाउंट, और जो एक अलग अलग जो पार्टनरशिप हो गए, पार्टनर होगा, उनका अपना सेपरेट अकाउंट होगा।
ठीक है। कैपिटल अकाउंट होगा फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑन ही शेयर ऑफ नेट इनकम के लिए, जो शेयर की नेट इनकम जो लॉस होगा, एंड सेपरेट विदड्रॉवल अकाउंट, और सेपरेट ही विदड्रॉवल अकाउंट भी होगा। मीन्स कहने का मतलब कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म है, उसमें पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के 2 पर्सन मिलकर बन रहे हैं, तो उनका इक्वल शेयर हो, इक्वल उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, इक्वल ही उनका क्या होगा सेपरेट, तो ऊपर उनका क्या होगा सेपरेट अकाउंट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और नेट इनकम के लिए और लॉस के लिए भी सेपरेट, और विदड्रॉवल के भी उनका सेपरेट अकाउंट होगा। पार्टनरशिप वगैरह उनकी होगी, पर जो उनका अकाउंट होगा उन चीजों के लिए सेपरेट सेपरेट होगा, लॉस भी होगा तो सेपरेट भी से होगा। तो ये होता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप में वर्क कर रहे होते हैं, तो उनका इक्विटी शेयर रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसके कॉजेज क्या है और डेट्स क्या है, और पार्टनरशिप अकाउंट। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट इसमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और साथ में किसी को पीडीएफ फाइल्स नोट चाहिए हो तो आप ईमेल को फॉलो कर सकते हैं, जिस कारण में आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, इस कारण ईमेल जो भी चाहिए होगा तो ईमेल में आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।